कम से कम 3 विधानसभा चुनाव का सामना किया और वहां पर कभी किसी साथी के साथ, कभी अकेले के दम पर विपक्ष को परास्त किया और वहां पर अपनी सरकार बनाई। उसमें से कई जगह पर बीजेपी पहले से सरकार में थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अब असली चुनौती बीजेपी के सामने होगी 2026 में, और वो पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा गढ़ है कि जो बीजेपी अभी तक ढहा नहीं पाई है। ममता बनर्जी वहां पर सत्ता में है और बीजेपी के पास ममता बनर्जी के सवाल का क्या जवाब है यह अभी तक बीजेपी नहीं बता पाई है। 3 बार बीजेपी ने कोशिश कर ली, विधानसभा चुनाव में 1 बार और 2 लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी वहां पर टिकी हुई है। और इसीलिए आज सुकांतु जी से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और सवाल पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का बीजेपी का मिशन बंगाल किस तरीके से होगा। क्या मिशन बंगाल की शुरुआत हो चुकी है और इस बार आपके पास कौन सा नया पत्ता है? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी लगातार इस कोशिश में है पिछले कुछ चुनावों से कि पश्चिम बंगाल को जीतने की हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत बार स्पष्ट कर चुके हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल जीतने के लिए ही पश्चिम बंगाल को जीतना नहीं है, देश के लिए भी ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल में कोई राष्ट्रवादी सरकार बने। बीजेपी ऑप्शन है, नहीं तो दूसरा कोई अगर राष्ट्रवादी सरकार बनता तो भी देश के लिए अच्छा होता। वर्तमान जो सरकार है वो सरकार, इतना तो हम कह सकते हैं, राष्ट्रवादी सरकार नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में ममता बनर्जी का जो स्टंस रहा, वो स्टंस देश की जो स्थिति है, देश की जो संप्रभुता है, इन सब चीज़ों पर ममता बनर्जी हमेशा ऐसा पोजीशन लेती रही कि जिससे मुझे लगता है कि देश की छवि को हानि पहुंची है। और भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश करेगी और कोशिश कर भी रहे हैं हम। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ममता बनर्जी को हम लोग हराएंगे और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप बीजेपी के राज्य इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं और आपने भारतीय जनता पार्टी के राज्य यूनिट को लीड किया हुआ है। एक सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने यह भी कही जाती है कि बीजेपी के पास उनकी अपनी लीडरशिप नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप तैयार करने में ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई है। आपके पास क्या लीडरशिप क्राइसिस आज की तारीख में दिखाई देता है? जो आप नेता आपके पास लेते हो वो ममता बनर्जी के पास चला जाता है। उसमें बाबुल सुप्रियो से लेकर कई सारे नाम हम उसमें जोड़ सकते हैं। क्या यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या आपको ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं मिल पा रहा है? जो नैरेटिव आप अलग अलग चुनाव में इस्तेमाल कर चुके हैं, उसी के आधार पर आप इस बार भी चुनाव लड़ने की कोशिश करें। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप 2021 के चुनाव का रिजल्ट का विश्लेषण करते, ठीक तरीके से एनालिसिस करते, तो आपको लगता नहीं कि ये कोई कारण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है। आज से 10 साल पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था। अब बंगाल में किसी भी जगह पे जाएंगे तो मेरे नाम, मेरे फोटो से लोग पहचान लेंगे। आप तो केंद्रीय मंत्री भी है तो वो तो अलग बात है, आज केंद्रीय मंत्री का दायित्व है। तो पार्टी बनाती है लीडरशिप। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मूल जो स्ट्रेंथ है, जो टीएमसी के पास नहीं है, वो हमारे कार्यकर्ता है। नीचे कार्यकर्ता काम करता है। और 21 का रिजल्ट मैंने इसलिए बोला कि 21 का, अगर 2021 का रिजल्ट आप देखेंगे, इवन 24 का भी देखेंगे, जो इफेक्टिव सीट है, इफेक्टिव सीट मतलब ममता बनर्जी क्यों जीत रही है, नंबर 1 30 से 35% मुस्लिम वोट, जो रिलीजियस कारण से ममता बनर्जी के पास जा रही है। कोई डेवलपमेंटल, कोई इंप्रूवमेंट मुस्लिमों का बंगाल में नहीं हुआ है। किसी भी आप मुस्लिम इलाके में चले जाइए जहाँ पे ममता बनर्जी आपको जाने के लिए बोले या टीएमसी जाने के लिए बोले, आपको सड़क ऐसे ही मिलेंगे जैसे पहले था। आज भी सरकारी नौकरियों में मुसलमान ज़्यादा नहीं है। ममता बनर्जी ने कोशिश किया था बैकडोर से घुसाने के लिए, ओबीसी ए बनाकर, ओबीसी ए, ओबीसी बी, ओबीसी ए मुसलमान, ओबीसी बी हिंदू, ओबीसी, वो भी कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो गया। तो इस बैकडोर से किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। आप किसी की समाज का अगर भला करना चाहते हैं तो उनको ये वोट बैंक जो बना के रखा है, ममता बनर्जी अपने भाषा में कहती है दूधेल गाय, दैट इज मिल्किंग काउ। वो खुद कहती है, उनका खुद का स्टेटमेंट है, शी कॉन्सिडर्स मुस्लिम एज ए मिल्किंग काउ। तो जब तक कोई भी समाज
ऐसा जिम्मी बना रहेगा किसी पार्टी के पास कि देखो बीजेपी आ रहा है, तुम्हारा ये कर देगा, वो कर देगा, तुम्हें डराएगा और उससे वोट लेगा, तो उस समाज का कुछ भला नहीं हो सकता, जैसे पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुआ। आज भी सबसे ज्यादा अशिक्षा कुशिक्षा उधर ही है। लेकिन अगर वो चिंगारी है तो आप भी उस पर घी डालने का काम कर ही रहे हैं ना कहीं। अल्पसंख्यक समुदाय को आज बीजेपी के साथ जाने का क्यों नहीं लगता है कि आप उनको बीजेपी के साथ जाना चाहिए? देखिए बड़ी संख्या में अगर पश्चिम बंगाल में वो समुदाय है तो क्या कारण है कि आप उनको देखिए, मैं तो पहले आपके इस शब्द को ही मैं चैलेंज करता हूँ। जो समुदाय 35% किसी जगह पे है उसे अल्पसंख्यक बोला जा सकता है क्या? ठीक है, मुस्लिम समुदाय कह रहे हैं। वो सबसे बड़ा सवाल तो देश के सामने इसको डिस्कशन करना चाहिए। ठीक। कब तक अल्पसंख्यक इस माइंड सेट से बाहर निकलो भाई, बहुत हो चुका, देश बहुत आगे चल चुका है। कब तक हम माइनॉरिटी है यहाँ पे? ये जो हमारे उस समय जो ईरान से लोग आए थे, वो लोग क्या माइनॉरिटी नहीं है? जैन माइनॉरिटीज़ नहीं है? तो क्यों वहाँ पे इतने समृद्धि है? ज़्यादातर बिजनेसमैन जो है इन्हीं दोनों कम्युनिटी से आते हैं। मिनिमम परसेंटेज होगा भारत के डेमोग्राफी में उनका। तो ये जो देश में एक सेकुलरिज्म, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम से एक हाइपोथेसिस तैयार किया गया कि आपको सेकुलरिज्म मतलब प्रो मुस्लिम। बंगाल में इफ्तार पार्टी होता है, ममता बनर्जी उनकी पार्टी भी देती है, लेकिन विजयादशमी की पार्टी नहीं होती। दुर्गा पूजा नहीं होती बंगाल में? दुर्गा पूजा होती है, लेकिन दुर्गा पूजा का विसर्जन आप ममता बनर्जी ने पहली बार किया है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स किस पराकाष्ठा तक पहुंच सकती है? ममता बनर्जी ने पहले दिखाया पूरे देश को कि मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक साथ नहीं हो सकता। हमने बोला था क्या? हम तो इस पक्षधर है कि मुहर्रम भी हो, दुर्गा पूजा भी हो। एक ही दिन में आ गया था कुछ साल पहले, तो ममता बनर्जी ने बोला कि दुर्गा विसर्जन बंद। ये होती है सेकुलरिज्म। इसे सेकुलरिज्म हम तो नहीं मानते। तो आपको लगता है कि आप मुस्लिम वोट की वजह से हार रहे हैं? ये आपका मानना है? 35% मुस्लिम वोट है, इसके वजह से बीजेपी वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई। मुस्लिम वोट एक तरफा ममता बनर्जी के पास पड़ रहा है, और जो मेजोरिटी जिसे आप बोलते हैं हिंदू समाज, आप 21 का रिजल्ट देख लीजिए। मेजोरिटी ऑफ द मेजोरिटी समाज जो है, यानी हिंदू समाज का ज्यादातर वोट किसको मिला? बीजेपी को मिला। बीजेपी को मिला। माइनॉरिटीज को लगता है, उनको डराया जाता है इन सब चीजों से कि बीजेपी आएगा तो ये हो जाएगा। बीजेपी किसी को माइनॉरिटी मेजॉरिटी इस दृष्टि से नहीं देखता। बीजेपी सिर्फ एक ही दृष्टि से देखता है, भारतीय है, सब भारत माता के संतान है, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कोई भी सरकार अगर लंबे समय तक सरकार में रहती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ तैयार होती है। और क्या ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का समय आ गया है? अलग अलग चीजों पर, उस पर मुझे जानना है। लेकिन चूंकि आपने मुस्लिम वोटों का जिक्र किया है, कुछ आंकड़े हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपने एक तरीके से सही कहा कि ये कम्युनिटी वोट आपको नहीं पड़ रहा है करके। तो अगर हम वो नंबर्स दिखा दें तो हमें समझ में आएगा कि जहां पर 15% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे 174 विधानसभा क्षेत्रों का हमने जिक्र किया है। 2011, 2016 और 2021 अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 4.37% से 34.78% तक बीजेपी वहां पर पहुंची है। लोकसभा चुनाव में अगर हम असेंबली सेगमेंट में उसको कन्वर्ट करें तब भी 34% तक वहां पर पहुंची हुई हमें यहां पर नजर आती है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी इन इलाकों में कमजोर है। और अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयर अगर हम देखें एक बार, वो भी अगर हम दिखा दें तो हमें समझ में आएगा कि बीजेपी यहां पर बहुत ज्यादा सीट्स नहीं जीत पाती है। केवल 42 और 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी, इन 174 में से सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है। तो 294 विधानसभा क्षेत्रों वाली बंगाल विधानसभा में 174 सीटों पर जहां पर मुस्लिम वोट्स मैटर कर सकते हैं, वहां पर बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। करीब 100 से ज्यादा सीटें हैं, 150 से ज्यादा सीटें ऐसी है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको फिक्स करना पड़ेगा। देखिए, जो आप ये भी बीजेपी पर आरोप लगता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, वो छवि सुधारने की जरूरत है बंगाल के लिए। देखिए, मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नीति सबके सामने है। हम पंचनिष्ठा पे विश्वास करते हैं। पंचनिष्ठा में एक निष्ठा है सर्वधर्म समभाव, जिसे कुछ लोग सेकुलरिज्म भी बोलते हैं। हम उस सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं, और इसलिए हमारी शासन जहाँ पे रहा, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का शासन इतने सारे राज्य में है। कोई प्रोजेक्ट हमारा, कोई स्कीम ऐसा बना है क्या कि सिर्फ हिंदू के लिए बना है?
मोदी जी जब देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये उसको डिस्क्रिमिनेट करके दे रहे हैं क्या? हिंदूज को दो, मुस्लिम्स को नहीं दो। आयुष्मान भारत का लाभ जब किसी को मिलता है तो आयुष्मान भारत का कार्ड देख के दिया जाता है क्या कि फलाने को दिया जाए, फलाने को नहीं दिया जाए? नहीं, बट ये आप उनको नहीं समझा पा रहे हैं ना। देखिए, वो समझ नहीं रहे हैं, इसलिए तो ये पीछे है। अगर समझ जाते तो हर घर से एपीजे अब्दुल कलाम ही निकलता ना, अल सफा यूनिवर्सिटी वाले नहीं निकलते। अगर समझ जाते तो हर घर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम निकलता। लेकिन क्या कारण है कि बहुत सारी चीजें कई बार मीडिया में भी उस बारे में कवर होता है। आरजी कार इंसिडेंट्स हुआ, जो रेप कांड हुआ, उसको लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स के प्रदर्शन काफी संख्या में रहे। जो टीचर्स अपॉइंटमेंट स्कैम था, उसको लेकर भी काफी चर्चा वहां पर हुई। कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन हुए, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी के कोई मुद्दे निकालती है तो उसे सस्टेन करने में बीजेपी वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। देखिए, आप कोई ग्राउंड एक सस्टेनेबल मुद्दा आपको नहीं मिल पा रहा। देखिए, ग्राउंड लेवल आप इंटेलिजेंस लीजिए। मैं बोलते बोलते बीच में छोड़ दिया कि 35% मुस्लिम वोट तो फैक्टर है जो ममता बनर्जी को मिलता है, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर ऐसा नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को बंगाल के लिए अलग सोचना पड़ेगा। क्योंकि अलग मतलब फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री शुड बी डिफरेंस। क्यों डिफरेंट होना चाहिए? क्यों? आप देखिए, इलेक्शन कमीशन जब एसआईआर करने जा रहा है, पूरे भारत में ऑपोजिशन पार्टीज इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का तरीका अलग अलग किस्म का है। आप भी तो विरोध कर रहे हैं बंगाल में। नहीं, एसआईआर का विरोध हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं, आपका कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं हो रही। नहीं, प्रक्रिया ठीक तरीके से इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तृणमूल कांग्रेस इतनी भिगोरसली इसका विरोध कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है। तो इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ रहा है कि कैसे करे। जैसे बोला कि 11 डॉक्यूमेंट्स है जो आप देंगे तो आपके एसआईआर में नाम हो। सडनली कलकत्ता कॉरपोरेशन ने बर्थ सर्टिफिकेट देना चालू कर दिया। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की मिसयूज पूरे भारत में कोई भी सरकार नहीं करती। एक मिनट, आपका ये कहना है कि कलकत्ता के भीतर गलत तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है एसआईआर की प्रक्रिया को? हाँ, एसआईआर प्रक्रिया को देखते। लेकिन यही चीज बिहार में भी देखी गई थी। जब बिहार में कहा गया था आधार कार्ड मानने से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड मानने से पहले ये चीज बिहार में भी देखी गई थी कि जो आवास प्रमाण पत्र है उसकी मांग को लेकर लंबी कतारें वहां पर लगाना शुरू हो गया था। वहां पर एप्लीकेशन ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट बन गया था। देखिए, डॉक्यूमेंट, ये चीज तो एसआईआर की वजह से हर राज्य में देखा गया। नहीं, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट बन गया। आप कोई प्रमाण लाके लेके आप जा रहे हैं। अब बंगाल के प्रमुख पेपर्स, न्यूज़ प्रिंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंटेड न्यूज़ जो होते हैं उसमें आप जाएंगे, आप लेख लिख रहे हैं रिपोर्टर्स ग्राउंड लेवल से कि चीट लेकर कोई मुर्शिदाबाद से आ रहा है, ऑब्वियसली मुस्लिम्स, वो आके कलकत्ता कॉरपोरेशन में जाके वो चीट दे के अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं। उस चीट का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, लिखाई ठीक से दिख नहीं रहा। आप चाहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। दिस इज द ग्राउंड लेवल रियलिटी इन वेस्ट बंगाल। आपको समझना है। वहाँ पे आज बिहार में देखिए, हम इतना वोट जीते, इतने सीट जीते, 200 से ऊपर। किसी ने बोला क्या अगले दिन कि कांग्रेस के फलाने घर में हमला हो गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीबी बेटियों के साथ रेप हो गया? बंगाल में होता है आपका। 21 में जब हम हारे, हमारे पार्टी ऑफिस तोड़ दिए गए, हमारे लगभग 50 से ऊपर कार्यकर्ता को मार दिए गए। एक तो लाइव करते करते मरा, जिसका केस अभी भी चल रहा है। टीएमसी का एक एमएलए के ऊपर उसका आरोप आया है। अभिजीत सरकार जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकल रहा था, वो लाइव कर रहा था कि उसके घर के ऊपर हमला हो रहा है और उसके पहले कुत्तों को मारा गया। बेचारा समाज सेवा करता था, सोशल वर्क करता था, तो जो स्ट्रीट डॉग है उसको रखता था, खिलाता था। पहले उसके कुत्ते को मारा गया, वो भी इसमें से एक प्रेग्नेंट कुत्ता था, उसको मार दिया गया। उसके बाद अभिजीत सरकार को उनके माँ के सामने, उसके घर के सामने मार दिया गया। दिस इज द रियलिटी, ग्राउंड लेवल रियलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इलेक्शन कमीशन को अगर सच में जनादेश लाना है, आप देखिए एंटी इनकम लेफ्ट भी यहाँ पे चला। ममता बनर्जी तब कहती थी साइंटिफिक रिगिंग, साइंटिफिक रिगिंग, ऐसे वर्ड्स आपको भारत में किसी भी राज्य में नहीं मिलेगा। जहाँ पे कांग्रेस है पावर में, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिगिंग क्या होता है? साइंटिफिक रिगिंग मतलब ऐसा, ये टर्म ममता बनर्जी ने पहली बार, ये आरोप तो बीजेपी पर लगता है कि साइंटिफिक रिगिंग। नहीं, ममता बनर्जी एसआईआर के जरिए आपका
आर्काइव ढूंढिए हाँ। ममता बनर्जी का, जब ममता बनर्जी ऑपोजिशन लीडर थी हाँ। और सीपीएम वहाँ पे पावर में था, हाँ। तब ममता बनर्जी साइंटिफिक रैगिंग का पहली बार जो टर्म घुसपैठियों का मुद्दा वो निकाला करते थे कि हाँ, गलत तरीके घुसपैठ से। 2005 में उन्होंने इसी लोकसभा में चेयर के ऊपर पेपर फेंक के मारा था, पेपर फाड़ के ऐसे फेंक दिया था। आज भी पेपर फाड़ रहे हैं। इसका मतलब तब से 2005 से अभी तक ममता बनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आया, पेपर ही फाड़ते रह रहे हैं। तो आपकी अभी तो चुन- पश्चिम बंगाल ही फाड़ दिया, पूरा पश्चिम बंगाल को फाड़ के समाप्त कर दिया। तो चुनाव आयोग से आप क्या चाहते हैं कि क्या चुनाव आयोग अलग तरीके से करे, जो बाकी राज्यों में चल रहा है उससे अलग तरीके से? देखिए, आपकी क्या मांग है? हम चाहते हैं जनता का जो राय है वो चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे वो ठीक से आए। आप जानते हैं अभी चुनाव आयोग ने एक डिसीजन लिया कि जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उसमें अगर ज़्यादा वहाँ पे वोटर्स है तो वहाँ पे एक आप खोल सकते हैं, सबकी सुविधा होगी इससे। तृणमूल के जो ये है, अब मेयर है कलकत्ता के, वो भी हाकिम साहब, उन्होंने सारे लोगों से मीटिंग किया, कोई भी एप्लीकेशन नहीं डालो। क्यों? इलेक्शन के दिन उस जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उसके बाहर टीएमसी ताला लगा के गुंडे खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको बाहर निकलना है। बाहर निकलेंगे वोट देने के लिए तो उनके ऊपर हमला होगा। 2021 के बाद हुआ, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के कैंपस के अंदर बाइक लेके लोग घुस गए। तो किसकी ड्यूटी है? अब लगभग 200 कार्यकर्ता हम खोए हैं 2014 से लेकर। कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी इतनी मौतों की। लेकिन एसआईआर के जब अब आंकड़े आना शुरू हो गया एक तरीके से कि कितने फॉर्म्स डिजिटाइज हो गए हैं और बाकी सारी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से वहां पर आरोप लगा रही है कि काफी संख्या में, कल अमित शाह गृह मंत्री जब एसआईआर को लेकर लोकसभा में बात कर रहे थे तब भी उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ा, और जब वो घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव भी वहां पर सामने नजर आ रहे हैं। क्या आज की स्थिति में जो एसआईआर की प्रक्रिया की गई है उसमें सचमुच में घुसपैठिए मिल रहे हैं? क्योंकि आपके नेता बोलते हैं 1 करोड़ रोहिंग्या वहां पर है, शुभेंदु अधिकारी वहां पर बोलते हैं। ये नंबर कहां से आ रहा है, जबकि डिजिटाइज जो फॉर्म हो रहे हैं वो तो काफी संख्या में हो रहे हैं, 98-99% डिजिटाइजेशन। देखिए, अभी तक आपके पास क्या डेटा है मालूम नहीं, कल का मैं डेटा देता हूं आपको। 57 लाख फॉर्म अभी तक वापस नहीं आया। घुसपैठिया है आज लास्ट डे है, आज 11 तारीख है, आज लास्ट डे है एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने की। इसके बाद जो आकलन आ रहा है, मैं इसको एजम्पशन बोलूँगा कि लगभग 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को हेयरिंग में बुलाया जाएगा। ये आकलन है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पर वो तो एब्सेंट हो सकते हैं, जिनका घर बदल गया हो सकते हैं, जिनकी मौत बहुत हुई सारे है, ऐसे केसेस है कि ऐसे है जैसे बताया, किसी का माता पिता का नाम नहीं है, दादा का नाम दिया है, ये भी आ रहा है। अब घुसपैठिए है कि नहीं वो तो आप बशीरहाट जिले का फुटेज चला दीजिए एक बार। बशीरहाट में जो नॉर्थ 24 परगना में आता है, सबने देखा, हजारों की संख्या में लोग बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, यहाँ पे आके काम करते थे, अब जा रहे हैं। क्यों? बोले एनआरसी हो रहा है। उनको तो पता नहीं एनआरसी क्या है, एसआईआर क्या है। वो बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है एसआईआर हो रहा है, कोई बोल रहा है एनआरसी हो रहा है। ममता बनर्जी क्या बोल रही है? हम डिटेंशन कैंप करने नहीं देंगे। तो हमारा सवाल ये है, देखिए, देश की जनता ने एक बार तो अपना मत जता दिया, बिहार की जनता ने दिखा दिया कि जो लोग घुसपैठिए के साथ है, जो पार्टियां, उस पार्टियां का भंटादार होने वाला है। और बीजेपी को 200 से ज़्यादा सीट देके जनता ये बोल दी है, जनता ने वर्डिक्ट दे दी है कि वो ऐसा देश चाहते हैं जिसमें घुसपैठिया ना रहे। जनता ने ये बोल दिया। अब हम क्या बोलें? डेमोक्रेसी में जनता जो बोलती है, जनता जनार्दन होती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बोल रही है कि हम डिटेंशन कैंप करने नहीं देंगे। तो हमारा सवाल है, ये जो बशीरहाट बॉर्डर से जो बांग्लादेश लौट रहे थे, इनको कहाँ रखने का इरादा है? अपने घर में रखेंगे क्या ममता बनर्जी? कई 100,000 तो होंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ छोड़ दीजिए। क्या नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, घुसपैठियों का नंबर आप क्या एक्सपेक्ट? देखिए, एक्सपेक्टेशन, आप भी तो बंगाल को इतने साल से जानते हैं, और कई बार विपक्ष कहता है कि भाई अगर घुसपैठियां आ रही है तो उसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बीएसएफ आपके हाथ में है, सेना आपके हाथ में है, बॉर्डर आपके हाथ में, फिर भी राज्य सरकार कैसे रिस्पॉन्स? देखिए, कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा पे इस पे जवाब दे दिया। मैं बोलूंगा तो उनके भाषण में ही जवाब था। 563 किलोमीटर अभी पश्चिम बंगाल में विदाउट फेंसिंग है। क्यों है? मंत्रालय ने बहुत बार चिट्ठी लिखा, जमीन नहीं मिल रही है। विदाउट फेंसिंग अगर बॉर्डर है
तो वहाँ से कोई भी आएगा, आप मेरे क्षेत्र में आ जाइए, आपको दिखाऊंगा ये घर है, इधर है, उधर बांग्लादेश है, मैं आपको बांग्लादेश जाके घुमा के लेके चला आऊँगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप लेके जा सकते हैं, लेके हाँ, आ सकते हैं बिना रोक टोक के। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बीएसएफ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं। बीएसएफ है, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कोई कुछ नहीं कर सकता। आप रास्ते से जाएंगे, इधर आपका बॉर्डर है, इधर एक फेंसिंग दिया हुआ है, टेम्पोररी फेंसिंग, ठीक है, बम्बू से बना हुआ, तो थोड़ा बहुत तार वार दिया हुआ है, टेम्पोररी फेंसिंग है। उधर से आप ऐसे फेंकेंगे कुछ तो बांग्लादेश चला जाएगा। मतलब आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे नेशनल हाईवे है। तो सिचुएशन ऐसा है। तो वास्तविकता है, अगर ज़मीन नहीं मिलेंगी हम फेंसिंग कहाँ से बनाएंगे। दूसरी बात ये है कि भारत के अंदर घुसना या बांग्लादेश के अंदर घुसना, बॉर्डर ओपन है, इसलिए इट्स ए मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। वो तो कहीं भी से भी कोई घुस सकता है। आप क्या हर फीट में एक बीएसएफ जवान खड़ा कर दोगे? संभव है क्या? रियलिस्टिक है क्या? लेकिन सवाल ये है, घुस तो गए 10-15 मिनट में, उसके बाद आधार कार्ड बना रहे हैं, वोटर कार्ड बना रहे हैं और सारी चीज़ें बना रहे हैं। इसके लिए कितना दिन चाहिए? आपको क्या लगता है कितना दिन चाहिए एक आदमी को वोटर कार्ड बनाने के लिए? कम से कम महीना, 2 महीना, 3 महीना तो लगेगा। ज़्यादा ही लगता है, मैं कम करके पकड़ लेता हूँ। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगता है। कहाँ बैठा था वो बंदा? वहाँ पे लोकल पंचायत में बैठा हुआ है। किसकी पंचायत है? ममता बनर्जी की पार्टी की पंचायत है। पुलिस किसके अंडर काम करती है? ममता बनर्जी होम मिनिस्टर है, उनके अंदर काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं है पकड़ना, सारा बेड़ा हम लेके रखे हैं। उनका जिम्मेदारी नहीं है कि भारत को अनुप्रवेश से मुक्त करे। तो मैं अगर ये सोचूं तो गलत होगा कि बीजेपी ये सोच रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बंगाल के भीतर जो वोटर कट होंगे वो ज्यादातर ऐसे वोटर होंगे कि जो बंगाली नहीं है या इस देश के नहीं है, और इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी शायद जीत जाएगी। ये आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? देखिए, एसआईआर के साथ मैं एसआईआर की उद्देश्यों को इतना नैरो नहीं करता। ओके, मेरा पर्सनल मानना है कि एसआईआर इलेक्शन जीतने हारने से रिलेटेड नहीं है, देश के लिए जरूरी है। अगर देश नहीं बचेगा तो कहां से आप लेकिन उसका असर होगा ना बंगाल के चुनाव पर भी, बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी उसका असर होगा। देखिए, असर होगा कि नहीं होगा, वो जो आप लिस्ट निकालेंगे तब मैं बता पाऊंगा। लिस्ट निकालने दीजिए इलेक्शन कमीशन को, कितना हुआ है। क्योंकि ममता बनर्जी, जब आप बोल रहे थे 1 करोड़ का संख्या कहाँ से मिला हमारे लीडरशिप को, ममता बनर्जी उस समय जब चिल्लाती थी कितना संख्या बोलती थी? 60 लाख बोलती थी, 70 लाख बोलती थी। तो इतने सालों में तो इतना बढ़ेगा ना, 2005 और 2025। तो हम तो उनके ऊपर बेस करके बोल रहे हैं। वो खुद उस समय बोले, आपके पास आर्काइव निकालो, आपको मिल जाएगा वीडियो ममता बनर्जी का। उस समय आधार इंट्रोड्यूस हो रहा था, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है वीडियो में कि मैं इस तरीके की आइडेंटिटी कार्ड को हमारा पार्टी सपोर्ट करेगा। अब ममता बनर्जी उलट गई, सनम बेवफा हो गए। हम क्या कर सकते हैं? पहले ममता बनर्जी वही बोलती थी जो हम बोल रहे हैं आज। अब ममता बनर्जी को लगता है कि उन मुस्लिम ताकतों को जो कोशिश में है कि भारत का डेमोग्राफी चेंज करके, और बंगाल का डेमोग्राफी चेंज करना है, चेंज अगर हो गया तो बंगाल रहने का उद्देश्य क्या है? बंगाल तो भारत में आने वाला नहीं था। जिन्ना की जो ख्वाहिश थी, एक बड़ी ख्वाहिश थी, कलकत्ता पाकिस्तान में रहे। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस नहीं हुए, 3 दिन हम पाकिस्तान में थे, 18 अगस्त को हम भारत में आए। तो ये पूरा हिस्सा डेमोग्राफिकली मुस्लिम मेजोरिटी था। पूरा बंगाल, मतलब आज का बांग्लादेश और अभी का पश्चिम बंगाल मिला के पाकिस्तान जाने वाला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेघनाथ शाह जो एमिनेंट साइंटिस्ट रहे बंगाल से, ऐसे बहुत सारे लोगों ने लड़ाई की कि वी नीड ए होमलैंड फॉर बंगाली हिंदूज। हमारे बंगाली हिंदूज के लिए एक होमलैंड चाहिए। होमलैंड बन गया, जिनको जाना था वो नहीं गया, वोट दिए थे सब पाकिस्तान के पक्ष में। आप डेटा निकाल के देख लीजिए, सारे मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका से मुस्लिम लीग जीते थे। वोट दे दिए उधर पाकिस्तान करने के लिए, गए सब नहीं। आप बोल रहे हमारा हक है, देश किसी बाप का नहीं। वोट क्यों दिए थे? आपके पूर्वज जी तो पाकिस्तान के लिए वोट दिए थे, हम दिए थे क्या? तो अभी जो वहां पर है उनका क्या होगा? जो है वहां पर मुस्लिम आबादी के लोग, उनका क्या होगा फिर? देखिए, आप तो भारत के नागरिक हैं, हाँ, हमारे साथ मिलजुल के रहे, लेकिन दुर्गा पूजा पे हमला होगा, टीएमसी के एमएलए बोलेंगे कि नमाज के समय दुर्गा पूजा का माइक बंद करके रखना। टीएमसी एमएलए का स्टेटमेंट है इस बार, जबकि उनके तरफ से ऐसा जेस्चर होना चाहिए था कि हम तो साल भर
मस्जिद से माइक से नमाज करते हैं। जेस्चर ऐसा होना चाहिए था कि दुर्गा पूजा के 4-5 दिन हम बंद रखेंगे, उल्टा वो बोल रहे हैं कि बंद रखो आप। एक तरफ जब ये आरोप लगा रही है, तुष्टीकरण का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस बंगाली अस्मिता को लेकर आपके सामने एक सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के भीतर टीएमसी के सांसद बंगाली में भाषण देना शुरू कर दिए हैं। कई सांसद बंगाली में भाषण देते हैं। कई मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर, वंदे मातरम की चर्चा हो, एसआईआर की चर्चा हो, कोई भी बड़े मुद्दे हो, उस पर बंगाली में भाषण शुरू हो जाता है। ये बंगाली अस्मिता का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ सकता है? देखिए, खास करके जब वो आउटसाइडर्स वर्सेस बंगाली, इस तरीके का टोन उसको देने की कोशिश। देखिए, मैं आपके ही पॉइंट को लेकर मैंने तृणमूल कांग्रेस को और अभिषेक बनर्जी को चैलेंज किया था कि अभिषेक बनर्जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है सारे बंगाली में भाषण देंगे। हम तो सुनना चाहते हैं साकेत गोखले बंगाली में भाषण देगा, हम सुनना चाहते हैं यूसुफ पठान बंगाली में भाषण दे, कविता आवृत्ति करे रविंद्रनाथ ठाकुर की, करके दिखाइए ना एक बार। ममता बनर्जी जैसा शातिर पॉलिटिशियन बांग्ला निजेर मेये के ही चाहे, मतलब बांगाली अस्मिता के साथ उन्होंने 21 का रिजल्ट, इसके इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद क्या किया, बंगाली का टिकट काट के, बंगाली जो राज्यसभा के सांसद थे, मैंने जिसको हराया था लोकसभा में, पहली लोकसभा में, उसका राज्यसभा का टिकट काट के आसाम के किसी को दे दिया, किसी का टिकट काट के गोवा से किसी नेता को आके दे दिया। साकेत गोखले बांग्ला में कब आवृत्ति करेंगे? যাহারা তোমার বিষায়েছে বায়ু নিভায়েছে তব আলো তুমি কি তাদের ক্ষमा করিয়াছো তুমি কি বেসেছো ভালো, ऐसे बोलना चाहिए ना उनको। रविंद्रनाथ ठाकुर का आवृत्ति है, हम बचपन से करते आए। हमसे ज़्यादा बंगाली कौन है? बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके गुजरात के भी पार्टी ऑफिस में आप जाएंगे तो एक बंगाली का फोटो रहेगा, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनसे बड़ा बंगाली कोई है? लेकिन वही उसी लेगेसी को तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर चैलेंज कर रही है। वो कह रही है कि भाई ये तो इनकी पार्टी तो कोई और चलाता है, यहाँ पर बंगाली आइडेंटिटी उनकी है ही नहीं। पार्टी बंगाल में हम लोग चलाते हैं, हम लोग चलाते हैं, हम लोग चलाते हैं बंगाली में, बांग्ला में, वेस्ट बंगाल में हम लोग पार्टी चलाते हैं। ममता बनर्जी ये बंगाली अस्मिता दिखाने के लिए है उनको। देखिए, आप अगर किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं ना तो आपकी निजी जीवन में उसकी झलक आनी चाहिए। हम मातृभाषा में एजुकेशन की वकालत करते हैं। मेरी बेटी जो छोटी वाली बेटी है वो बांग्ला में ही पढ़ती है। ममता बनर्जी की फैमिली में कौन अभी बांग्ला में पढ़ती है, बांग्ला मीडियम स्कूल में पढ़ती है? दिखाने के लिए बोलिए, दिखाने के लिए बोलिए ना, उनके फैमिली में कौन बांग्ला मीडियम स्कूल में पढ़ती है? मेरी बेटी शिशु मंदिर जाती है, बांग्ला में पढ़ती है। मेरी बड़ी बेटी भी प्राइमरी एजुकेशन बांग्ला में ली है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टीज को काउंटर करने के लिए रीजनल पार्टीज कई बार जो भाषिक अस्मिता है या रीजनल अस्मिता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में होता है, बंगाल में भी उस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। और उड़ीसा में भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे जब पांडियन, जिनको मददगार बनाया गया था या पॉलिटिकल हेयर बनाया गया था नवीन पटनायक का, तब की उड़ीसा अस्मिता का सवाल उठाया गया था। तो कई बार ये चैलेंजिंग होता है नेशनल पार्टी को इस रीजनल अस्मिता को काउंटर करने में। देखिए, आप उस चीज को कैसे काउंटर करें? देखिए, हम आज ममता बनर्जी अपने आप को प्रोजेक्ट करती है बंगाली अस्मिता के रूप में, आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे? देखिए, बंगाली अस्मिता के प्रोजेक्ट में जो ममता बनर्जी लगी हुई है, बंगाल की हालत तो ममता बनर्जी क्यों सुधारती नहीं? आज बंगाल से कितने लोग बाहर के स्टेटों में जा रहे हैं। आप बाध्य कर रहे हैं बंगाली को जाके साउथ इंडिया में जाके डोसा इडली खाने के लिए। शौक से नहीं खा रहा है, माछ भात नहीं मिलता ना वहाँ पे। गुजरात में जाके काम कर रहे हैं, कहाँ मिले? अब बंगाली को आप डिप्राइव कर रहे हैं कल्चर से, बंगाली कल्चर से। 70 से 80 लाख लोग सरकारी हिसाब से बंगाल से बाहर जाके माइग्रेंट लेबर के रूप से काम कर रहे हैं। आपने इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया? जब 1960 में हम पूरे देश की इकोनॉमी में 10.56% देते, 10.5% हमारा कंट्रीब्यूशन था, आज आप 5% में ला दिए। पहले लेफ्ट, उसके बाद ममता। आपने टाटा को, जब जिसको सब आरती करके बुलाते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, आप टाटा को झाटा मार के पश्चिम बंगाल से निकाल दिए। कोई नहीं आ रहा है, जो गुजरात गए, गुजरात चले गए। तो ये हालत बंगाल की बना दी। बंगाली अस्मिता रहा कहाँ? कौन सी बंगाली अस्मिता की बात कर रहे हैं? अब ये लोग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर इशू क्रिएट करने की कोशिश की है ना। आप तृणमूल कांग्रेस के लोगों को से पूछिए ना कि जिस दिन वंदे मातरम का 150 साल हुआ
उस दिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने इसको कॉमोमरेट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए? बंकिम चंद्र का फोटो आपको कलकत्ता में कहीं भी लगाया हुआ सरकार की तरफ से 2-4 फोटो दिखा दे, सरकार की तरफ से लगाया गया है। तो बंगाली अस्मिता जो ममता बनर्जी यूज़ कर रही है वो अपनी स्वार्थ के लिए कर रही है, अपनी बेनिफिट के लिए कर रही है, अपनी परिवार के लिए कर रही है। बंगाल में अगर किसी का डेवलपमेंट हुआ तो ममता बनर्जी के परिवार का हुआ, ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं का परिवार का हुआ। सुकांतु जी, आपने पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उस वक्त आप यहाँ पर आए और हमसे आपने बीजेपी की बंगाल की रणनीति एक तरीके से शेयर किया। अभी तक चुनाव की प्रक्रिया तो शुरू होनी है, फरवरी में जब फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद आगे की चीज़ आएगी, लेकिन आखिर में अगर एक लाइन में अगर आप जवाब दे पाए, आज की स्थिति में आप बीजेपी को कहाँ देखते हैं? अगर आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है विधानसभा की? देखिए, आज तो विधानसभा का इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन के समय ही इलेक्शन होगा। बीजेपी 160 से 180 के बीच सीट मिलेगा बीजेपी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपका इस बार का कैंपेन अगर आप इस तरीके से चलाते रहे तो शायद कामयाबी मिले। बीजेपी चुनाव जीतने में माहिर है ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर भी आज आप हमारे साथ आए, इस मंच पर आए और आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।